दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा था। हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल के बारे में हमने विस्तार से देखा था और हम देख पा रहे थे कि मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि जो नव पाषाण काल और जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो संक्रमण की स्थिति थी जो मध्य में, वो मध्य पाषाण काल था। और उसके बारे में आपने देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन से स्थल थे जहाँ पर मध्य पाषाणिक जो है स्थल मिले। और आपने देखा था कि किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लोगों में किस प्रकार की भावनाएं जागृत हुई। धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे खाद्य संग्राहक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य संग्रह कर रहे थे और उनके पास अवकाश आ गया था। और धीरे धीरे करके वो चित्रों का भी निर्माण करने लगे। और हम उसी में देखने को मिलता है कि बहुत सारी गुफाएं, जो कि भीमबेटका जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण था, कि वहाँ पर बहुत सारे चित्र देखने को मिले जिनका वो अनुष्ठान के रूप में भी प्रयोग किया करते थे। और बहुत सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल में आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा। उसी क्रम में मैं आगे आपको ले चलता हूँ नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल के बारे में आप विस्तार से पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर नव पाषाण काल जो शुरू हुआ उसमें किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि पूछी जानी हैं और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। ये आपको इस सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है, इसलिए आप इस सेशन पर लगातार बने रहेंगे। और लास्ट में सेशन को एंड करते समय आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो साथियों, आज चलते हैं नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल के बारे में कुछ आपको अगर नव पाषाण काल के साथ में हड़प्पा सभ्यता और जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बारे में भी आप पढ़ पाएंगे। उसी के साथ में, उसी के क्रम में, कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से सुधार हुआ, किस प्रकार से तकनीक का निर्माण हुआ और कौन कौन सी योजनाएं आई, तो ये भी आप जान पाएंगे। तो उसी क्रम में आपको ले चलता हूँ अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ नव पाषाण काल का मतलब ही हुआ कि जो है काफ़ी खाद्य संग्राहक के साथ साथ शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे मानो। तो धीरे धीरे करके वो खाद्य उत्पादक की श्रेणी में भी आ जाते हैं, यानी कि उनकी उत्पादन करने की, खाद्य को उत्पादन करने की भी क्षमता विकसित हो जाती। और धीरे धीरे करके वो ऐसे हथियारों का भी, औजारों का भी प्रयोग करने लगते हैं, जैसे मध्य पाषाण काल में जो खुरचनी का प्रयोग करते थे, तो ज़मीन को खोदने का भी आगे चल कर नव पाषाण काल में निर्माण हो जाते हैं हथियारों का, और कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनको खाद्य संग्रह के साथ साथ जो है खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भी उनका जो है सराहनीय योगदान होता है। और धीरे धीरे करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद्य उत्पादन करने लगते हैं। तो जब खाद्य उत्पादन करने लगते हैं, धीरे धीरे मानव में ये विकास होता है कि जो स्त्रियां हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो कि ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अवकाश आ जाता है और वो धीरे धीरे करके वो अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा योगदान करते हैं। जैसे कि कला के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे करके यानी कि लोगों में विकास आता है, मानव में, और उनकी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। जब अन्न का संग्रह करेंगे, खाद्य संग्रह करेंगे, तो खाद्य संग्रह करने के साथ साथ वो अन्न भंडार का निर्माण करेंगे। बहुत सारे अन्न भंडार इसी क्रम में बनते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। अगर हम नव पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़ जो कि देखने को मिलता है। तो नव पाषाण काल की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व मानी जाती है।
कब मानी जाती है? 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व इसका जो प्रारंभिक पीरियड है वो माना जाता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो साथियों, नवपाषाण काल में एक स्थान जो कि पड़ता है, नवपाषाण काल से रिलेटेड है एक स्थल जो कि है मेहरगढ़, जहाँ पर हम देखते हैं मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से दोनों संस्कृतियों से इसका संबंध रहा। दोनों हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल दोनों से संबंध रहा, क्योंकि इसमें जो है कई साक्ष्य ऐसे पाए गए जो नवपाषाण और धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता की ओर भी चले जाते हैं। तो हम देखने को मिलता है यहाँ पर कृषि के कुछ साक्ष्य पाए गए, और कृषि में गेहूँ और जौ और भी अतिरिक्त, जैसे कि गेहूँ, जौ और जौ के साथ साथ अंगूर की खेती देखने को मिलती है। तो ये धीरे धीरे करके कृषि के क्षेत्र में जो है ये खेती देखने को मिलती है। और अगर हम देखें कि पशुपालन के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा, तो अंगूर के साथ साथ कपास भी कर लेंगे, और साथ साथ इनका पशुपालन में भी योगदान रहा। पशुपालन के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर सबसे पहले जो है कुम्हार की चाक का निर्माण किया गया, यानी कि कुम्हार की चाक से निर्मित जो बर्तन बनाए जाते थे उनका प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक, और जिससे निर्मित जो है बर्तन बनाए जाते थे, बर्तनों का निर्माण होता था, तो जिससे बर्तन निर्मित होते थे, बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो हम देख पा रहे हैं कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान था जहाँ पर नवपाषाण काल के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड इसका संबंध है, दोनों संस्कृतियों से रिलेटेड इसका संबंध है। और ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर खेती भी होती थी, कृषि भी की जाती थी। धीरे धीरे करके लोग उत्पादक की श्रेणी में आ रहे थे, यानी कि उत्पादन भी कर रहे थे। तो उसमें कुछ फसलें जैसे कि गेहूं, जौ, अंगूर, कपास, जो कि प्रमुख रूप से खेती की जाती थी इनकी सबकी, और पशुपालन भी देखने को मिलता है। और साथ साथ कुम्हार की चाक, जो कि इससे बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है लोग विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे करके तकनीकें आ रही हैं। और देखने को मिलता है कि जो है यहाँ पर नवीन आधार पर अगर देखें तो कुछ ऐसे जैसे कि तांबे का प्रयोग होता था यहाँ पर, तांबे का प्रयोग, और मिट्टी के बर्तन भी तैयार किए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तन, जैसे कि हमने बताया, कुम्हार की चाक से जो है मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते थे, और तांबे का प्रयोग भी हथियारों के रूप में उपकरण के साथ साथ प्रयोग किया जाता था। हालांकि तांबे के हथियार आपको ताम्रपाषाणी काल में भी मिलेगा कि किस प्रकार से जो है टीन और जो है तांबा को जो है प्रयोग किया जाता था, उसमें देखने को मिलता है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं नवीन एक स्थान है जहाँ पर नवीन शोध हुआ था। नवीन शोध हुआ था जहाँ पर एक स्थान है लोहरादेव। लोहरादेव एक स्थान है जहाँ पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और वो जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं लगभग 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व के मध्य ये स्थान खोजा गया। तो ये स्थान जो है कौन सा? लोहरादेव एक स्थान है। लोहरादेव एक स्थान है जो कि जहाँ पर लोहरादेव एक स्थान है, लोहरादेव जहाँ पर लगभग 7,000 ईसा पूर्व, यानी कि 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त होते हैं। 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त होते हैं लोहरादेव में। और लोहरादेव जो कि यूपी में है, और यूपी में आपको मिल जाएगा संत कबीर नगर।
संत कबीर नगर। संत कबीर नगर यूपी में संत कबीर नगर, जहाँ पर यह स्थान पड़ता है लोहरादेव, जहाँ पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से साक्ष्य मिलते हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लोहरादेव एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पड़ता है। साथियों, अगर यहाँ के हम इस समय की बात कर रहे हैं, जो नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल में आपने देखा कि एक मानव जो है न केवल खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग कर रहा था, न केवल खाद्य पदार्थों का संग्रह कर रहा था, बल्कि उसके साथ साथ संग्रह के साथ साथ वो जो है खाद्य पदार्थों के संग्रह के साथ साथ और भी कई चीज़ें वो कर रहा था। जैसे कि देखने को मिलता है चाक का प्रयोग वहाँ पर हुआ, कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा एक तरीके से कृषि भी कर रहा था और कृषि भी के साथ साथ पशुपालन भी कर रहा था। पशुपालन जो कि देखने को मिलता है, तो कई चीज़ें हो रही थी और धीरे धीरे करके उस समय देखने को मिलता है कि पत्थर की कुदालें भी प्रयोग में आने लगी। पत्थर की कुदालों का प्रयोग होने लगा और खोदने के लिए जो है डंडों का प्रयोग होने लगा। तो कृषि के साथ साथ जो है तकनीक का भी विकास हो रहा था धीरे धीरे करके। तो क्या चीज़ की पत्थर की कुदालों का इस्तेमाल होने लगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि उस समय पत्थर की कुदालों का प्रयोग होने लगा। तो पत्थर की कुदालों का भी प्रयोग देखने को मिलता है कि पत्थर की कुदालों का भी प्रयोग नवपाषाण काल में होने लगा था और धीरे धीरे करके ज़मीन को खोदने के लिए। तो एक स्थान ऐसा मिलता है जो कि स्थान है संगन कल्लू एक स्थान है जहाँ पर देखने को मिलता है संगन कल्लू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राख के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राख के टीलों की खोज जो है संगन कल्लू नामक स्थान पर राख के टीलों की खोज हुई। राख के टीलों का जो है साक्ष्य पाया गया। तो एक स्थान है संगन कल्लू। अगर ये नवपाषाणिक स्थल है, अगर दूसरे एक नवपाषाणिक स्थल जो कि प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, दो नवपाषाणिक स्थल जो कि बुर्ज़होम और गुफ्फर कराल, ये ऐसे स्थान हैं बुर्ज़होम और गुफ्फर कराल कि जहाँ पर गर्तावास पाए गए, यानी कि एक तरीके से अंडरग्राउंड मकान, यानी कि ज़मीन के नीचे जो कि ज़मीन को खोद करके बनाया गया हो। तो ऐसे गर्तावास भी देखने को मिलते हैं जो कि गुफ्फर कराल और बुर्ज़होम में देखने को मिलते हैं। मृत भांड भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर मिट्टी के मृत भांड भी बनाए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, और हड्डी के औजार भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है दो स्थान जो कि ऐसे हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये पिन पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। अगर आप नोट ना करना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके माइंड में एक बार देखें तो सेट हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये दो स्थल आप लिख लेंगे, एक कौन सा? गुफ्फर कराल, एक है गुफ्फर कराल और दूसरा है बुर्ज़होम और दूसरा है गुफ्फर कराल। तो ये जो दो स्थल हैं, ये ऐसे स्थल हैं जिसमें अनेक गर्तावास भी देखने को मिलते हैं। गर्तावास मतलब अंडरग्राउंड मकान। तो अनेक गर्तावास भी देखने को मिलते हैं और ये जो है बुर्ज़होम में अनेक गर्तावास भी देखने को मिलते हैं और मृद भांड भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मृद भांड यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन,
और तीसरी चीज हड्डी के औजार भी देखने को मिलते हैं। कौन से? हड्डी के औजार, हड्डी के औजार, हड्डी के औजार भी इन स्थलों पे। तो ये जो स्थल आपको बता रहे हैं नौपाषाणिक स्थल हैं, नौपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं, जैसे कि बुर्ज़होम, गुफ्फर कराल, ये लगभग कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये स्थल वर्तमान में कश्मीर में है। तो ये बुर्ज़होम और गुफ्फर कराल एक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड मकान आपको देखने को मिलते हैं। वैसे पहले नहीं था, और अन्य जगह कहीं नहीं देखने को मिलते हैं ऐसे गर्तावास, अन्य कहीं जगह कहीं नहीं मिलते। यहाँ पर अनेकों गर्तावास मिलते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर लोग जो है ज़मीन के नीचे रहा करते थे, है ना। तो यहाँ पर गर्तावास मिलते हैं, मृदभान मिलते हैं, हड्डी के औजार यानी कि हड्डियों से औजार निर्मित करते थे। तो पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का प्रयोग औजारों के साथ औजारों में होने लगा। जो है बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे जिसमें हड्डियों का इस्तेमाल होने लगा। तो इस प्रकार से। और एक स्थान है चिराद, जो कि बिहार में पड़ता है। ये स्थान चिराद, चिरांद एक स्थान है, चिरांद, चिरांद एक स्थान है जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चिरांद एक स्थान है, चिरांद बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर बहुत सारे औजार जो कि हड्डी से निर्मित थे, और वो यहाँ पर भी हड्डी से निर्मित औजार पाए गए। तो ये जो चिरांद है, यहाँ पर हड्डी के औजार पाए गए। यहाँ पर हिरन के सींगों से बने औजार भी देखने को मिलते हैं। हिरन की सींगों से, हिरन की सींगों का प्रयोग किया गया था, हिरन की सींगों का प्रयोग किया गया था। औजारों को बनाते समय, उपकरणों को तैयार करते समय हिरन की सींगों का और हड्डी का प्रयोग किया जाने लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से स्थान मिले, जैसे बुर्ज़होम और गुफ्फर कराल। और दूसरा एक स्थान जो कि चिरांद बिहार में मिला, नौपाषाणिक स्थल, जहाँ पर आपने देखा कि दोनों जगह हड्डी के औजार देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान चिरांद बिहार जो कि जहाँ पर औजार मिलते हैं, और वो औजार जो है हिरन की सींगों से निर्मित होते हैं। हिरन की सींगों से ये उपकरण बनाए जाते हैं। कोलडिहुआ एक ऐसा स्थान है, कोलडिहुआ एक स्थान है जहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कोलडिहुआ एक ऐसा स्थान जहाँ पर चावल के जो है कोलडिहुआ, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कोलडिहुआ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो कोलडिहुआ जो कि वर्तमान में इलाहाबाद में है, कहाँ पर है? वर्तमान में इलाहाबाद में, वर्तमान में इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद इस समय प्रयागराज, तो वर्तमान प्रयागराज भी कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रयागराज में है ये स्थान कोलडिहुआ, जहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले हैं। और एक स्थान है जो कि चिरांद, जो कि आपने देखा चिरांद बिहार, जहाँ पर हिरन की सींगों का प्रयोग किया जाता था। तो ये नौपाषाणिक स्थल हैं जो कि चिरांद बिहार में, और बुर्ज़होम, गुफ्फर कराल, और आपने बहुत सारे स्थल देखे। और इसका अगर निर्माण करने इसके कुछ और स्थल अगर बात करें, जैसे बेलन घाटी आप देख रहे होंगे, बेलन घाटी जो कि मध्यपाषाणिक स्थल भी रहा। तो बेलन घाटी, सोन घाटी, जहाँ पर नौपाषाणिक भी स्थल रहे, जहाँ पर नौपाषाणिक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो बेलन घाटी और सोन घाटी, और दूसरा सिंहभूम जो कि झारखंड में, आपने मध्य प्रदेश में देखा था। तो ये जो है सिंहभूमि जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो सिंहभूमि और बेलन घाटी, सोन घाटी, यहाँ पर नौपाषाणिक स्थल भी ये रहे। और रानी गुंटा एक स्थान पड़ता है, जो कि रानी गुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
तो रानीगुंटा जो कि स्थान नवपाषाणी, हालांकि ये मध्य पाषाण काल में देखने को नहीं मिलता है, तो ये स्थान जो है रानीगुंटा जो कि एक नया स्थान। तो आपने देखा कि नवपाषाणिक स्थल जो है यहाँ पर प्रमुख केंद्र एक तरीके से कहें, यहाँ ये प्रमुख केंद्र रहे कौन कौन से, जो कि हमने बताया सोन घाटी, बेलन घाटी। तो कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आप लिख सकते हैं नवपाषाण के प्रमुख स्थल, नवपाषाण के प्रमुख केंद्र, ये कहें नवपाषाणिक स्थल के प्रमुख केंद्र कुछ जो कि आपको देखने को मिलता है। बेलन घाटी, सोन घाटी, सोन घाटी, रानीगुंटा, 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 बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंहभूमि, 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 बेलन घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंहभूमि, रानीगुंटा, ये ऐसे स्थान हैं जो कि इस काल के नवपाषाण काल के जो है प्रमुख केंद्र रहे। और ये आप जान रहे होंगे कि जो है सिंहभूमि कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। तो ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान। रानीगुंटा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और सोन घाटी बिहार, और बेलन घाटी यूपी, बेलन घाटी, बेलन घाटी यूपी। तो आप इसको लिख लेंगे, बेलन घाटी यूपी। तो सोन घाटी एमपी में कर लेंगे आप इसे, तो ये हो जाएगा यूपी, इसको एमपी कर लेंगे, तो ये एमपी। तो ये एक ऐसे स्थल हैं जो कि नवपाषाणिक स्थल, जहाँ पर आपने देखा कि ये ऐसे स्थल हैं जहाँ पर नवपाषाण और मध्य पाषाण काल के भी स्थल रहे, नवपाषाण मध्य पाषाण काल के भी स्थल रहे, जहाँ पर कुछ ऐसे औजार भी मिलते हैं जिससे प्रतीत होता है कि जो है ये मध्य पाषाण काल में भी यूज किए जाते होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और हालांकि जितनी भी संस्कृतियों का निर्माण हुआ, जो भी सभ्यताएं आई, वो धीरे धीरे करके नदियों के किनारे ही बसी, क्योंकि मानव को नदी के किनारे बसने से उसे कई फ़ायदे थे। एक तो पानी मिल जाता था, दूसरे वो अपने अनुसार जो है खेती कर पाते थे, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर शिकार भी होते हैं, क्योंकि जानवर पानी पीने के लिए आया करते हैं, और जंगलों में। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि बेलन घाटी, सोन घाटी, रानीगुंटा, सिंहभूमि एक ऐसे स्थल हैं जो कि नवपाषाणिक स्थल, और जहाँ पर बहुत सारे नवपाषाणिक साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसान धीरे धीरे किसान को अनाज रखने के लिए, अनाज संग्रह करने के साथ साथ अनेक जो है भंडार गृहों का निर्माण करता है। और हम देखते हैं कि इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये एक तरीके से ये उत्पादक शक्तियों की भी पूजा करने लगते हैं। स्त्री मूर्ति की भी पहचान मिलती है बड़ी संख्या में नवपाषाण काल में। तो स्त्री की मूर्ति जो है देवी के रूप में उसे सम्मान दिया जाता था। और इसी के साथ साथ अगर हम ताम्रपाषाणिक काल की ओर चलें, ताम्रपाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखें, तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसा जो है जिसे चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। चैल्कोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक भी कह सकते हैं। लिथिक या कैल्कोलिथिक और ताम्रपाषाण। हालांकि ताम्रपाषाण मतलब ये है कि जहाँ पर तांबे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता हो, तांबे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता हो। और ताम्रपाषाणिक कई संस्कृतियाँ जो कि देखने को मिलती हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अगर बात करें तो जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, और भी अहाड़ संस्कृति। अहाड़ संस्कृति जो कि एक ऐसी संस्कृति है, अहाड़ संस्कृति, जिसके प्रमुख केंद्र हैं गिलुंद जिसका प्रमुख केंद्र है गिलुंद, और अहाड़ और बालाथल, अहाड़ और बालाथल। ये जो संस्कृति है, हालांकि इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अहाड़ संस्कृति को जो है बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्बवती था।
जिसका हालांकि तांबे का प्रयोग करने वाला क्षेत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ताम्रवती भी देखने को मिलता है, ताम्रवती यानी कि तांबा पाया जाने वाली, ऐसी तांबा पाया जाने वाली जगह। तो ताम्रवती इसका प्राचीन नाम था और इस संस्कृत की स्थानीय संस्कृत जो है गिलुंद थी, जो कि गिलुंद इसका प्रमुख केंद्र रहा है इस संस्कृति का। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। हाड़ संस्कृति और जोरवे संस्कृत जिसका प्रमुख केंद्र दैमाबाद और इनाम गांव जैसे रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ताम्र पाषाणिक काल में, जैसे कि कायथा संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं इसी के साथ साथ नव पाषाणिक काल के साथ साथ हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर, और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की ओर ले चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से, उसका कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये आप जानना, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जो है हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पाषाण काल में जितनी संस्कृतियों का निर्माण हुआ, यानी कि धीरे धीरे करके जो क्रमिक जो निर्माण होते गए, जैसे कि वो हथियारों का प्रयोग वहाँ पर कैसे होता था, वहाँ पर जीवन रहन सहन कैसा था, और आप जान पा रहे हैं कि वो किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था, साथ साथ हथियारों के साथ साथ वो कैसी वो बोल पा रहे थे, उनकी भाषा कुछ थी कि नहीं थी। आप जान पा रहे होंगे कि हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है, एक पाषाण काल ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई संस्कृति डेवलप नहीं हुई थी, कोई लिपि डेवलप नहीं हुई थी, जिस कारण से पत्थरों को देख करके वहाँ के अनुमान लगाया जा सकता था कि लोग कैसे कैसे रहे होंगे, किस प्रकार से भावों को व्यक्त कर पा रहे होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि उसके अंतर्गत हमने देखा कि कुछ ऐसे भी स्थल रहे भीमबेटका वगैरह, जहाँ पर ये प्रतीत होता है कि वो भावों के माध्यम से वो समझ पा रहे होंगे, अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे होंगे। और धीरे धीरे करके उनको जब खाद्य संग्रह आएगा, जाहिर सी बात है कि जब संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो उनको और तकनीकियाँ सूझती हैं, तब वो धीरे धीरे करके कला का निर्माण करते हैं। देखने को मिलता है मनके बनाना, और हड़प्पा सभ्यता में भी जो कि देखने को मिलता है कि उनको कई चीज़ों का धीरे धीरे ज्ञान होता जाता है, चित्रों का बनाना, कला कृतियाँ, मूर्तियों बनाना, तो इन सभी का निर्माण होता है। तो हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पहली यानी कि प्रथम जो है नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही, उन्हीं के समकालीन हम देखते हैं कि कुछ सभ्यताएं आई, जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर मिस्र की सभ्यता की बात करें, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो शायद उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ विशेषताएं भी रहीं कि ये जो है सबसे उन्नति कला की सभ्यता थी, और आपको देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भी उसकी परंपराएं, जो हड़प्पा सभ्यता की परंपराएं थी, वो वर्तमान में विद्यमान है। वर्तमान में लोग मिट्टी की मूर्तियां आज भी बनाते हैं खिलौने के माध्यम से, या कुछ ऐसे मनके का प्रयोग भी आभूषण के रूप में किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता आज भी जिंदा है बहुत सारे लोगों में, जो कि जैसे पूजा उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान, और कई जो है सूर्य देव की, पृथ्वी की उत्पादकता की शक्ति की पूजा होती थी, वो आज भी विद्यमान है। तो ये चीज़ नवपाषाणिक सभ्यता से देखने को मिलता है कि नवपाषाणिक सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता रही। तो उसके हम क्रम में कुछ प्रमुख विशेषताएं जो रही नवपाषाण काल की, वो हम देखते हैं। जैसे नवपाषाण काल में नगरीय सभ्यता काफ़ी उन्नत रही, और दूसरी चीज़ विकसित वाणिज्यिक सभ्यता रही, वाणिज्यिक व्यापार जो है विकसित रहा, विकसित वाणिज्यिक व्यापार आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ धार्मिक पंथों की बहुलता सामने उभर करके आती है, और तीसरी चीज़ कलात्मक जो है उत्पादों की बहुलता देखने को मिलती है, यानी कि कलात्मक उत्पादों की प्रचुर मात्रा जो है प्रचुरता देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जो है हम क्या चल रहे हैं सबसे आगे, अगर पिन पॉइंट इसमें बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ पिन पॉइंट, जैसे कि पहली चीज़ है हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है कि उन्नत, एक प्रकार से विकसित नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। कौन सी? नगरीय सभ्यता, विकसित नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। और विकसित नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, वाणिज्यिक व्यापार भी विकसित हुआ। तो वाणिज्यिक व्यापार देखने को मिलता है। वाणिज्यिक व्यापार और विकसित सभ्यता और धार्मिक बहुलता भी देखने को मिलती है। धार्मिक पंथों की बहुलता और और दूसरी चीज कलात्मक उत्पादों की प्रचुरता। तो ये चीज़ें उभर करके सामने आती हैं हड़प्पा सभ्यता में, कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विकसित नगर व्यवस्था भी है और यहाँ पर जो विकसित वाणिज्यिक व्यापार भी है, और देखने को मिलता है कि धार्मिक पंथों की बहुलता भी देखने को मिलती है और कलात्मक उत्पादों की प्रचुरता भी, यानी कि कलात्मक उत्पाद भी प्रचुर मात्रा से बनाए जा रहे थे। तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था यहाँ की अगर कैसी थी, अगर इसकी बात करें तो जो नगरीय सभ्यता थी, उन्नत नगर व्यवस्था जो थी, उन्नत नगर नियोजन जो था नगर का, वो हम अगर एक बार देखें, उन्नत नगरीय योजना कैसी थी? तो जो ये हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, तो ये देखने को मिलता है ये दो भागों में बटी हुई थी। कैसी? दो भागों में देखने को मिलती है हड़प्पा योजनाएं जो है, हड़प्पा योजना दो भागों में बटी मिलती है। हड़प्पा जो नगर थे वो दो भागों में निर्माण होता है और इनका जो दो भाग होते हैं, एक पूरब में होता है, एक पश्चिम में होता है। तो अगर इसको हम रफ कर दें तो साथियों, एक भाग होता है पूरब में, दूसरा भाग होता है पश्चिम में। तो जो पूरब में एक भाग होता है, पूरब और पश्चिम दो भाग होते हैं, दो भागों में नगरीय सभ्यता होती है। दो भागों में नगरीय व्यवस्था होती है। आप कोशिश करेंगे जो भी पिन पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको एक बार नोट जरूर करें। तो अगर इसके बारे में आप लिखना चाहें तो दो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजनाएं काफ़ी उन्नत थी और हड़प्पा सभ्यता के समानांतर मिस्र की सभ्यता और अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता विद्यमान थी। तो इसमें जो दो व्यवस्थाएं थी, जो हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी, उसमें जो पश्चिम भाग और पूरब भाग, यानी कि दो उन्नत नगर व्यवस्थाएं थी, जिसमें दो भाग बटे हुए थे। एक पूर्वी भाग था और दूसरा पश्चिमी भाग था। जिसमें पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, जिसमें जो पश्चिमी भाग था वो दुर्ग के भाव में था। कैसा था? वो दुर्ग की तरह था, और दुर्ग की तरह था, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचा रहा होगा। कैसा? ऊंचा।
यानी कि वो दुर्ग की फॉर्म में था और जो पूर्वी भाग था वो नीचा था। तो दुर्ग की फॉर्म में इससे ये प्रतीत होता है कि जो पूर्वी भाग था वहाँ कोई शासक वर्ग रह रहा होगा, यानी कि राजा रह रहे होंगे, वो शासक यहाँ पर रहता होगा। तो ये जो है उच्च ये स्थान जो है दुर्ग की तरह था, और जो पूर्वी भाग था वो निचला था। कैसा था? निचला भाग था। और इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है जन सामान्य लोग रह रहे होंगे। कौन? जन सामान्य। यहाँ जन सामान्य लोग रह रहे होंगे और ये दुर्ग था, यहाँ पर शासक वर्ग रह रहा होगा। पश्चिम भाग में शासक वर्ग रह रहा होगा, जिससे पता चलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है, एक तरीके से अनुमान कह लें कि उधर जो है राजा दुर्ग और इधर निचला भाग जहाँ पर जन सामान्य वर्ग रहता था। हम देखते हैं इसकी जो नगरीय इसकी जो एक तरीके से इसकी जो सड़क व्यवस्था थी, यानी कि जो रोड थी, रोड निर्माण इसका जो हुआ था वो एक ग्रिड पद्धति से हुआ था। यानी कि इसमें जो एक तरीके से देखें, इनकी सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर, जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। और ये सड़कें जो है ग्रिड पद्धति में थी। ग्रिड पद्धति यूँ कहें कि एक समकोण के रूप में काटती थी, हमेशा ग्रिड पद्धति में होती थी ऐसी। यानी कि इनकी सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इनके सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे। और मकान ऐसे होते थे, एक मंजिल के मकान होते थे। वैसे बहुत कम कुछ मकान ऐसे भी मिले हैं जो कई मंजिलों के मकान मिले हैं। तो उनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था थी। और जो इनका जो सड़कों का निर्माण था, साथ में जो पानी निकलने का निर्माण था नालियों का, वो जो है नालियाँ सड़कों के नीचे से गुजरती थी। और इनके जो मेन होल भी नालियों को साफ करने के लिए मेन होल बनाए गए थे, जो नालियाँ सड़कों पर निकलती थी। और जो कुछ मकान ऐसे भी थे जिनका जो है जो बहुमंजिला थे, यानी कि 2 मंजिल जो मकान मिले, उन मंजिलों का जो ऊपर का पानी था, ऊपर का, वो जो है दूसरी मंजिल का वो पानी पीछे वाले गेट से पीछे जाता था, पीछे वाली नाली से जाता था। तो ये सब नालियाँ जो है धीरे धीरे ये सारी नालियाँ रोड के नीचे से गुजरती थी। तो इस प्रकार से ऐसी विकसित व्यवस्था मकान मिलता है। इस प्रकार से ऐसी विकसित व्यवस्थाएं थी। हर मकान में देखने को मिलता है कुआं भी निर्माण किया जाता था, कुएं का निर्माण होता था बरामदे में। तो कई और ऊपर जाने के लिए, मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। अगर बहुमंजिला है तो 2 मंजिला है तो उसमें सीढ़ियां लगी होती थी। तो इस प्रकार से। और दूसरी चीज़ है कि इन निर्माण ऐसे मकानों को निर्माण करने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, कच्ची ईंटों का नहीं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो किन ईंटों का इस्तेमाल होता था? पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। आप लिख सकते हैं कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। दूसरा, सड़कें हमेशा समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और नालियों का बहाव या नालियों का जो निकास था, नालियों का पानी निकास जो था, पानी निकास वो जो है सड़कों के नीचे मेन नालियाँ बनाई जाती थी। तो ये देखने को मिलता है कि पानी का निकास बहुत बेहतर था और उनके लिए मेन होल बनाए जाते थे, जिसको बीच बीच में उन मेन होलों को साफ कर दिया जाता था, जिससे नालियाँ अपने आप साफ हो जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी उन्नत व्यवस्था देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता में। और कुछ ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहाँ पर जो कि देखने को मिलता है यहाँ पर किस प्रकार से नगरीय व्यवस्था थी उन दिनों। और जैसे कि एक
गोदीवाड़ा भी देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, जो कि लोथल नाम का एक गोदीवाड़ा भी मिला और स्टेडियम भी मिला, जैसे कि धौलावीरा एक बड़ा, और पुरोहित की मूर्ति भी मिली। मोहनजोदड़ो में पुरोहित की मूर्ति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जन सामान्य की स्थिति के बारे में बात करें, तो जन सामान्य की स्थिति के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो जन सामान्य की स्थिति वो समतामूलक थी, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता था लोगों के बीच में, कोई एक तरीके से वो समतामूलक थी। और दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि मात्र शक्ति की पूजा करते थे, यानी कि उत्पादकता के शक्ति की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे। और देखने को मिलता है कि जैसे कि कुछ जो अगर सभ्यता की बात करें, जो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वो ऐसी सभ्यता थी कि एक प्रकार से वहाँ पर एक भेदभाव के तरीके से, जैसे कि वहाँ पर जो शासक वर्ग था वो जनसामान्य की तरह नहीं रहता था, वो उसने बहुत सारा धन खर्च किया पिरामिडों को बनाने में, जैसे कि मिस्र के पिरामिड देखने को मिलता है, बहुत सारे धन खर्च किया। और एक जो जैसे मंदिर है जगुरत मंदिर देखने को मिलता है कि इसमें, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिलता, हाँ मूर्तियाँ मिलती हैं। तो शासक वर्ग था जो वो कच्ची झोपड़ियों में भी रहता था, कच्चे मकानों में भी रहता था, एक उसने जन सामान्य की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि सार्वजनिक जो भवन थे उन पर खर्च करता था वो अपने पर ना खर्च करके वो जन सामान्य के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराने थे उनके लिए वो खर्च करता था। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि साथ ही साथ उसने जन सामान्य का स्तर भी ऊंचा उठाया। तो हड़प्पा सभ्यता की धर्म की अगर विशेषताएं हम देखें तो दो देखने को मिलेंगी, एक तो कर्मकांड यानी कि अनुष्ठानिक, और दूसरा मिलेगा जो तत्व चिंतन। तो अगर हम बात करें धर्म की विशेषताएं तो देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो धर्म की विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन से, एक धर्म की विशेषता में अनुष्ठानिक, यूँ कह लें कर्मकांड, और दूसरा तत्व ज्ञान, दूसरा तत्व ज्ञान या तत्व चिंतन, ये भी कर सकते हैं। तो ये जो है दो तत्व देखने को मिलते हैं, धर्म के दो रूप देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का दार्शनिक पक्ष जो है देखने को नहीं मिलता, यूँ कहें अनुष्ठानिक या कर्मकांड का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है दार्शनिक पक्ष का ज्ञान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोई वहाँ एक हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य का अभाव, यूँ कहें साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से जो है दार्शनिक ज्ञान नहीं मिल पाता, तत्व चिंतन का ज्ञान मिलता है। जैसे कि इस सभ्यता के लोग जो है उत्पादकता, हमने बताया उत्पादकता की देवी की पूजा करते थे, जैसे कि पृथ्वी की पूजा, जो भी उत्पादकता की शक्ति है, उत्पादकता की शक्ति की पूजा देखने को मिलती है, उत्पादकता की शक्ति की पूजा, जैसे कि पृथ्वी की पूजा, सूर्य की पूजा और मातृ देवी की पूजा, मातृ शक्ति की पूजा या मातृ देवी की पूजा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अग्नि की पूजा और इन सब संबंधों से ये ज्ञात होता है तत्व चिंतन था उनमें। और दूसरी चीज़ की बहुदेववादी थी, एक प्रकार से पशुपति, जैसे कि हम देखते हैं कि पशुपति शिव की मूर्ति मिलने से ये ज्ञात होता है कि पशुपति शिव की पूजा करते थे। और देवी देवताएं एक से अधिक थे, यानी कि एक देवी देवता हम नहीं कह सकते, तो उसमें पशुपति शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा और पशु पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जल पूजा। तो इस प्रकार से
देखने को मिलता है कि एक अगर हम ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता की ये बहुत ही विशेष बात थी कि यहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती थी, यानी कि मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन जो है मंदिर का अभाव था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन भी सकता है, क्या वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कुछ मंदिर पाए गए? तो आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए, यानी कि मंदिर का अभाव रहा, मंदिर कोई नहीं पाए गए, बस मूर्ति पूजा का प्रचलन था। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन मंदिर कोई नहीं पाए गए। मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था। मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का निर्माण देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, तांबे की मूर्तियाँ मिली, प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली और पकाई गई मिट्टियों की मूर्तियाँ मिली। तो मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं बहुत सारी, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से मृत भांडों का यूज हुआ और पूज्य जो प्रतिमाएं हैं उनका यूज हुआ, और उनका ये अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है मिट्टी की मूर्तियों को खिलौने के रूप में भी प्रयोग किया जाता हो और अनुष्ठान के रूप में भी प्रयोग किया जाता हो। तो ये भी अनुमान लगाया जाता है। और प्रस्तर संस्कृति, यानी कि जो हड़प्पा में महान प्रस्तर मूर्तियों का अभाव रहा। हालांकि मेसोपोटामिया में जो है ये प्रस्तर कला जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अभाव रहा। और हड़प्पा सभ्यता में अगर धर्म की विरासत की बात करें, हड़प्पाई धर्म के विरासत की बात करें, तो यूँ कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पतन न होने के साथ साथ, हालांकि हड़प्पा सभ्यता जब पतन हुई उसके बाद भी जो है हड़प्पा सभ्यता आज भी विकसित है। आज भी उसके बहुत सारी वर्तमान साक्ष्य भी मिल जाते हैं, जैसे आभूषणों में मनके का प्रयोग। तो इस प्रकार को देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं अगर आप देखें तो विशेषताओं में हड़प्पा सभ्यता में कुछ विशेषताएं जैसे कि सौंदर्य या कला के माध्यम से अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो देखने को मिलता है कि कुछ मृण मूर्ति देखने को मिलती हैं और कुछ मोहरें जो कि सामान्यतः सेलखड़ी से बनाई जाती थी। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो मोहरों का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, वो सेलखड़ी से बनाई जाती थी। जो मोहरें मिली वो किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से। वो मुख्यतः सेलखड़ी से निर्माण किया जाता था। सेलखड़ी मुख्यतः मोहरों का जो प्रयोग किया जाता था वो सेलखड़ी से निर्मित होती थी। और कुछ मोहरें जो पाई गई वो चौड़ी आकृति में वर्गाकार और आयताकार पाई गई। तो जो मोहरें पाई गई वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, तो कुछ मोहरें आयताकार पाई गई। आयताकार, जिन मोहरों में जानवरों के चित्र अंकित थे। कौन से? जानवरों के चित्र अंकित थे। जानवरों के चित्र अंकित थे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि यहाँ दी होती थी। यहाँ पर जो है जानवर बना होता था। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर जो जानवर कोई था और यहाँ पर जो है लिपि अंकित होती थी। तो कुछ आयताकार मोहरें पाई गई जिनमें जानवर और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी अंकित होती थी। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि कुछ मोहरें पाई गई जिसमें मनकों का चित्र भी देखने को मिलता है। जो आभूषण प्रयोग किए जाते थे, जो मनके प्रयोग किए जाते थे, वो भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों ने देखा और आप ये समझ पाए होंगे, काफ़ी कुछ अंतर आया होगा आपको पहले से और अब में थोड़ा सा अंतर आया होगा। जो जानकारी का आपके पास हो सकता है कि जो संस्कृतियाँ जो विकसित हुई वो हो सकता है जो हम गहराई से जो बता रहे हैं, आप अगर एक बार पिन पॉइंट आप नोट करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर जो है सक्रिय योगदान दे पाए एग्ज़ामों में। तो ये
अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कोशिश करें कि ये बेहतर जानकारी आप दूसरों को दे पाएँ और ज्ञान बांटें, और बांटने से साथियों ज्ञान बढ़ता है इसलिए। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि जो हड़प्पा सभ्यता जो भी आप पढ़ रहे हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में जो संस्कृतियां प्रचलित थी उनके बारे में आपको बताया गया। कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो और पॉइंट हैं वो भी आप देख पाएँ। तो एक बार हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप बताएं कि सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ, किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ। कृषि का उत्पादन शुरू हुआ मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और सिंधु सभ्यता काल। तो ये आप क्वेश्चन करके लाएंगे, आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और सिंधु सभ्यता। और दूसरा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि आरंभिक पूरा पाषाण काल में जो दो कथन आपको दिए जाएंगे। पहला कथन है आरंभिक पूरा पाषाण काल युग के संदर्भ में। पहला कथन है कि पूरा पाषाण युग का आदिम मानव, पूरा पाषाण युग में आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। पहला कथन है कि पूरा पाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा कथन है इस युग के औजारों में विदाड़ी और खंडक शामिल थे और इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला है ऑप्शन 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप हमारे लेक्चर को बहुत ही गहराई से देख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है जो कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आपको कथन दिए जाएंगे। पहला है इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे, दूसरा है इस युग में माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग होता था, और तीसरा है मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले थे, और चौथा है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। तो ये चारों ऑप्शन हैं। इस युग के लोग पशुपालन करने लगे, पहला ऑप्शन। दूसरा है इस युग में माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग होने लगा। चौथा है मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे, और चौथा है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। आपको चारों ऑप्शंस में बताना है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे और आप मेरे चैनल को गहराई से अध्ययन किया होगा। तो फिर नए सेशन में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, और यूं ही मिलते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो साथियों यूं ही चैनल पर बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।